अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर लिसनिंग मी क्लियरली। बेटा जरा मुझे थोड़ा रिप्लाई कर दें, मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही है? कैन यू हियर मी क्लियरली सो दैट वी कैन स्टार्ट द क्लास। ठीक है जी, ओके, ठीक है, थैंक यू, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। अच्छा बेटा, आज की क्लास में मुझे ये बता दें कि कोई स्टूडेंट ऐसा तो नहीं है जो कल नहीं आया था जिसका आज फर्स्ट डे हो। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बच्ची ऐसी हो जो कल ना आई हो जिसका आज फर्स्ट डे हो, तो मुझे बता दें। एक मैसेज आया मेरे पास, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, ठीक है जी। इट मीन्स कि ये सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आज जो हैं, ये सारे स्टूडेंट्स वो हैं। अच्छा, एक बच्ची कहती है मुझे, हुमा बतूल कहती है कि मी सर। ठीक है हुमा हैव यू टेकन द एडमिशन? आपका एडमिशन हो गया हुमा का एडमिशन हो गया है? ठीक है, तो आपने एडमिन वालों को जीमेल आईडी बना के दे दी है? जिस तरह वो जीमेल आईडी बनाने का कहते हैं वैसे बना दी है आपने? ओके, ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह आज शाम तक या कल तक आपको पिछले लेक्चर्स की वीडियोस मिल जाएंगी। और फिजिक्स में अभी तक 3 या 4 क्लासेस हुई हैं और हमने टोटल 3 टॉपिक्स, अगर आप फर्स्ट डे है तो कल जो बच्चे फर्स्ट डे था उनको भी मैंने बताया था, कल मैंने ये बताया था कि हमने कल तक फिजिक्स के 2 टॉपिक पढ़े थे, तीसरा टॉपिक हमने कल पढ़ा है। और आज हम क्लास, हमारी फिजिक्स की चौथी क्लास है, हमने चैप्टर नंबर 3 जो मोशन का है वहां से पढ़ाना शुरू किया है। और पहला टॉपिक हमने पढ़ाया था मोमेंटम का, दूसरा टॉपिक हमने पढ़ाया था कि मोमेंटम का फोर्स के साथ क्या रिलेशन होता है, और तीसरा हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये 3 टॉपिक्स हमने अभी तक पढ़े हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और हाँ, कोई बच्ची कहती है ड्राइव, हाँ हमने कल ड्राइव किया था उसको, बिल्कुल ठीक है। तो 3 टॉपिक्स हमने अभी तक पढ़े हैं, पहला मोमेंटम, दूसरा रिलेशन ऑफ मोमेंटम विद फोर्स, और तीसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अगर कोई स्टूडेंट आज आया है तो आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप वो वीडियोस देख लीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर कोई मसला हो तो आप मुझको बता दीजिएगा। अच्छा जी, आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे। हमारे पढ़ने का तरीका ये होगा कि हम दोनों चीज़ों को साथ लेके चलेंगे, हम टॉपिक भी करेंगे, बीच बीच में न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। जो हमारे पढ़ने का तरीका होगा वो ये होगा कि हम आपको टॉपिक्स भी पढ़ाते जाएंगे, बीच बीच में न्यूमेरिकल्स भी कराते जाएंगे। फिर जब चैप्टर एंड हो जाएगा तो आखिर में हम देखेंगे कि कितने न्यूमेरिकल्स बच गए हैं, जो बच गए हैं वो हम लास्ट में कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। तो अब मैं आपको, अभी तक मैंने आपको थ्योरी के टॉपिक पढ़ाए 3 दिन, जैसे मैंने आपको नाम बताया। अब मैं आज आपको, आज की क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ। अच्छा, न्यूमेरिकल्स का तरीका भी ये होगा कि जैसे पिछली क्लासेस में मैं आपको हमेशा ये बता रहा हूँ कि जब तक मैं आपको समझाऊंगा, जब तक मैं आपको समझाऊंगा तो आप लिखेंगे नहीं। फिर जब मैं आपको समझा लूंगा फिर मैं आपसे बोलूंगा कि हाँ जी अब आप नोट करें, तो मैं आपको नोट करने का टाइम दूंगा बाकायदा, तो आप आराम से उसको नोट करें। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिखा है जो बुक का क्वेश्चन नंबर 13 है। बुक का क्वेश्चन नंबर 13 है। अच्छा, एक और बात सुन लीजिए तमाम स्टूडेंट गौर से, कि ये जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर है, सारे बच्चे गौर से बात सुन लें। इस चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे 19 तक, 1 से लेके 19 तक आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। लास्ट वाले जो 3 क्वेश्चंस हैं, आखिरी के जो 3 क्वेश्चंस हैं 17, 18 और 19, ये इन्होंने इस चैप्टर में दे दिए हैं। लेकिन इन 3 न्यूमेरिकल्स को करने के लिए जो टॉपिक है, उस टॉपिक का ताल्लुक होता है चैप्टर नंबर 5 से। तो हम तमाम क्लास के बच्चों को यही कहते हैं कि ये जो 3 न्यूमेरिकल्स हैं आखिरी वाले, जब हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे तो ये 3 न्यूमेरिकल्स हम चैप्टर नंबर 5 के साथ करेंगे। ओके, टोटल बुक में न्यूमेरिकल्स हैं 1 से लेके 19 तक चैप्टर नंबर 3 में। इसमें आखिरी वाले जो 3 हैं 17, 18 और 19, इनके टॉपिक का ताल्लुक चैप्टर नंबर 5 से है, ये हम चैप्टर नंबर 5 के साथ करेंगे। तो हम जो न्यूमेरिकल्स करेंगे इस चैप्टर में, अभी चैप्टर पढ़ने के दौरान, वो 1 से लेके 16 तक करेंगे। 1 से लेके 16 तक हम सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, कोई हमें छोड़ना नहीं होता, हमें सारे करने होते हैं। कोई पहले करा दूंगा, कोई बाद में करा दूंगा। जैसे सबसे पहले मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है, तो कोई आगे वाला पहले करा दूंगा, पहले वाला बाद में करा दूंगा। लेकिन जब कंप्लीट होंगे तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपके पूरे 16 हो जाएंगे, और ये वाले 3 हम चैप्टर 5 के साथ कर देंगे। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है जी, ओके, तो हम आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन भाई आपके सामने लिखा है, अ मशीन गन फायर्स, जरा गौर से समझिएगा, अ मशीन गन फायर्स 10 बुलेट्स पर सेकेंड, अ मशीन गन
A machine gun fires 10 bullets per second into a target. Each bullet weighs 20 grams and had a speed of 1500 meter per second. Find the force required to hold the gun in position. वो कह रहे हैं कि एक मशीन गन से फायरिंग की जा रही है और टारगेट पर फायरिंग कर रहे हैं और 10 बुलेट्स पर सेकंड जाके टारगेट पर टकरा रही है। तो 10 बुलेट्स पर सेकंड का मतलब है कि मशीन गन से हर एक सेकंड में कितनी बुलेट्स निकल रही हैं? एक सेकंड में 10 बुलेट्स मशीन गन से निकल रही है। ये जहन में रखिएगा कि आम गन में और मशीन गन में एक फर्क ये होता है कि जो नॉर्मल गन होती है उससे जब आप ट्राइगर प्रेस करते हैं तो एक दफा ट्राइगर प्रेस करने पे एक बुलेट निकलती है, लेकिन जो मशीन गन है इसमें मैगजीन लगा होता है। जब इसका ट्राइगर प्रेस करते हैं तो इससे कंटिन्यूअस बुलेट्स निकलती है, लगातार निकलती है और उसकी वजह से जो मशीन गन है वो वाइब्रेट भी होती है। तो आम तौर पर इसको स्टैंड पे लगाया होता है, जैसे जो आर्मी वालों की गाड़ियां होती हैं या जो चौकियां बनी होती हैं फौजी होती है तो उसमें स्टैंड पे लगाया होता है। लेकिन फिर भी ये फायर करने के दौरान गन जो है ना वो हिल रही होती है क्योंकि बुलेट्स बहुत तेजी से इसमें से निकल रही है। तो ये बोलते हैं कि भाई एक मशीन गन से फायरिंग की जा रही है और 10 बुलेट्स पर सेकंड मशीन गन से निकल रही है, जिसका मतलब है हर एक सेकंड में 10 बुलेट्स निकलती है और हर बुलेट 20 ग्राम्स की है। तो वैसे तो उन्होंने वेज कह दिया है, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि साइंस के स्टूडेंट जो है वो चीजों को हमेशा यूनिट से समझते हैं। तो ग्राम या किलोग्राम में जो भी चीज होगी वो क्या होगा? मास। इसका मतलब है कि 20 ग्राम जो है ये बुलेट का मास होगा एंड हैड अ स्पीड ऑफ 1500 मीटर पर सेकंड। हर बुलेट जो है उसकी वेलोसिटी जो है वो 1500 मीटर पर सेकंड है। 1500 मीटर पर सेकंड बुलेट की वेलोसिटी है। तो अब क्या होगा कि बुलेट जाके जब हिट करेगी टारगेट को, जैसे फॉर एग्जांपल ये टारगेट है, जब ये टारगेट को हिट करेगी तो फिर ये रुक जाएगी। तो जब ये रुक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो इसका मतलब है कि ये पहले जो 1500 से आ रही है ये क्या बन गई इसकी? ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी बन गई। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 1500 है, 1500 से ये पहले आ रही थी, टारगेट को हिट करके रुक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी 0। ये इसका मास दिया हुआ है, तो तीन चीजें हो गई, ये मास आ गया, ये इनिशियल वेलोसिटी आ गई, ये फाइनल वेलोसिटी आ गई। मास को हम 20 ग्राम्स को जो है वो किलोग्राम में चेंज करेंगे, क्योंकि हम सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो किस में करेंगे? हम सारे न्यूमेरिकल्स करते हैं सिस्टम इंटरनेशनल में। हम सारे न्यूमेरिकल्स SI सिस्टम इंटरनेशनल में करते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल में जो मास होता है वो आपको पता है किसमें होता है? किलोग्राम में होता है। तो हम ग्राम्स को किलोग्राम में चेंज करते हैं। तो आपको मालूम है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। तो जब भी किसी चीज को ग्राम से किलोग्राम्स में चेंज करना होता है तो हम हमेशा कितने से डिवाइड करते हैं? हम हमेशा 1000 से डिवाइड करते हैं। तो जब हम 20 ग्राम्स को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये आ जाएगा 0.02 किलोग्राम। ये बुलेट का मास हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक आपके लिए ना 3 बातें हो गई। ये मास आ गया, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ये फाइनल वेलोसिटी हो गई। ठीक है, अब वो कहते हैं, और टाइम भी अभी मैंने आपको बता दिया कि एक सेकंड में 10 बुलेट्स निकल रही है। अब वो कहते हैं कि फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द गन इन पोजीशन। अच्छा, अब वो कहते हैं कि भाई जब आप मशीन गन से फायरिंग करेंगे तो गन वाइब्रेट करेगी। जैसे मैंने बताया कि गन हिलेगी क्योंकि बुलेट्स बहुत तेजी से निकल रही होती हैं। तो जब गन वाइब्रेट करेगी, गन हिलेगी, तो हमें फोर्स लगा के गन को होल्ड करना होगा ताकि वो ना हिले। तो वो कह रहे हैं कि वो फोर्स निकालें कि जो भी मशीन गन से फायर कर रहा है तो जब गन हिलेगी तो वो कितनी फोर्स से गन को होल्ड करेगा, गन पर कितनी फोर्स लगाएगा कि वो ना हिले, वो फोर्स हमें निकालनी है। ठीक है, तो अब जब हम इसका डाटा बनाएंगे तो आप देखिए डाटा आपके सामने आएगा जो जो मैंने आपको बताया। देखिए मास ऑफ बुलेट आ गया 20 ग्राम्स। तो जैसे मैंने आपको बताया इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.02 kg आ जाएगा। फिर इनिशियल वेलोसिटी 1500 आ गई, फिर फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 आ गई, और फिर टाइम फॉर 10 बुलेट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई 10 बुलेट्स का जो टाइम है, 10 बुलेट्स जो निकल रही है वो कितने में निकल रही है? 1 सेकंड में। अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी है। देखिए ये जो मास है 0.02 kg, ये 1 बुलेट का है। ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ये भी 1 बुलेट की है, जो फाइनल वेलोसिटी है वो भी 1 बुलेट की है। लेकिन ये जो टाइम है 1 सेकंड, ये 1 का नहीं है, ये कितने का है? 10 बुलेट्स का है। अब हम न्यूमेरिकल्स को जब सॉल्व करेंगे, इस न्यूमेरिकल को आगे सॉल्व करेंगे, तो हम ये नहीं कर सकते कि हम मास और VI और VF ये तीन चीजें तो हम 1 बुलेट की रख दें और टाइम उठा के हम 10 का रख दें। हम ऐसे तो नहीं कर सकते। तो हमें टाइम भी 1 बुलेट का चाहिए होगा, क्योंकि मास 1 का है, वेलोसिटी 1 की है, तो टाइम भी 1 का होना चाहिए। तो ये आसानी से निकल जाएगा कि भाई अगर देखो 10 बुलेट्स 1 सेकंड में निकल रही हैं तो 1 बुलेट कितनी देर में निकलेगी? इस 10 को आप दूसरी साइड ले जाओ, तो यहाँ
यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 10 दूसरी साइड पे जाके 1 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/10 सेकंड। और जब आप 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1/10 होगा 0.1। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर 10 बुलेट्स 1 सेकंड में निकल रही हैं तो एक बुलेट कितनी देर में निकल रही है? 1/10 सेकंड, जिसका मतलब है 0.1 सेकंड। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने ऐसे ही किया है, ये देखिए, ठीक है जी। हमने क्या किया यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइम फॉर 10 बुलेट्स अगर 1 सेकंड है तो टाइम फॉर 1 बुलेट क्या हो गया, ये 10 वहां जाके डिवाइड हुआ, ये आ गया 0.1 सेकंड। तो अब हमें कितनी चीजें पता हो गई? मास, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ये टाइम, और निकालना क्या है? फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द गन इन पोजीशन, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, यहां तक इस क्वेश्चन का डाटा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब तमाम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, कैलकुलेशन बताऊंगा, पहले क्वेश्चन नोट कर लें और फिर इसका डाटा बना लें, यहाँ तक आ जाए, फिर मैं आपको आगे अभी कैलकुलेशन बताऊंगा, पहले सब यहाँ तक आ जाए। और मुझे बता दें कि आप यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक बात समझ आ गई आप लोगों को? जी, मुस्कान कह रही है ओके, निशा ओके, ठीक है जी। और अगर किसी का क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर, सब कह रहे हैं क्लियर है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी, सबका रिप्लाई आ गया, ज्यादातर लोग कह रहे हैं क्लियर है। तो आप यहाँ तक नोट करें, फिर मैं कैलकुलेशन बताता हूँ। यहाँ तक नोट करने के लिए मैं आपको 2 से 3 मिनट दूंगा, 3 मिनट दे रहा हूँ आपको, 3 मिनट से आपके पास, आप क्वेश्चन नोट करें और इसका डाटा बनाएं। हाँ भाई, अब मुझे कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं कि जी हमने कर लिया है, बिल्कुल ठीक है, तो मैं आगे चलता हूँ। कुछ लोगों ने मैसेज किया कि हमने कर लिया है, ठीक है जी, तो हम आगे मूव करते हैं। तो अब देखें भाई, सिंपल सी बात है। हाँ भाई, अब आप जरा इसकी कैलकुलेशन देख लीजिए, कैलकुलेशन समझ लीजिए, फिर मैं आपको लिखने के लिए टाइम दे दूंगा। हाँ भाई, जब भी हमें फोर्स निकालनी होगी, हाँ बेटा इधर ध्यान कीजिएगा, जब भी हमें फोर्स निकालनी होगी तो हमारे पास सिंपल F इज इक्वल टू ma न्यूटन सेकंड लॉ है, तो हम हमेशा F इज इक्वल टू ma अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, हमने F इज इक्वल टू ma अप्लाई किया, न्यूटन सेकंड लॉ। और एक्सेलरेशन हम सब जानते हैं कि एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, मैट्रिक में पढ़ के आए, एक्सेलरेशन होता है डेल्टा v अपॉन टी। ठीक है जी, और डेल्टा v जो है वो खुद किसके इक्वल होता है, वो होता है vf माइनस vi। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो vf माइनस vi अपॉन टी होता है। तो आप देखें, ये एक्सेलरेशन की जगह हमने vf माइनस vi अपॉन टी रख दिया। अब आप यहाँ पे वैल्यूज प्लेस कर दें। ठीक है जी,
निशा मुझे कह रही है सर 2 मिनट। तो निशा कोई बात नहीं, स्लाइड तो लगी हुई है, मैं उसी स्लाइड पे चल रहा हूँ, तो आप अगर काम कर रही हैं तो आप करती रहे, कोई इशू नहीं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक्सेलरेशन की जगह वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी रखा। अब मैंने इसमें वैल्यूज रख दी। देखिए एम कितना है 0.02, ये देखिए ये एम की जगह 0.02 आ गया। फिर फाइनल वेलोसिटी आप देखिए कितनी है 0, ये 0 आ गया। माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 1500, ये 1500 आ गया। और डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 0.1 सेकंड, नीचे 0.1 आ गया। तो ये मैंने वैल्यूज प्लेस कर दी। इसके बाद अगले स्टेप में आ जाए, ये 0.02 तो अपनी जगह वैसे ही है। जब आप ये 0 में से 1500 को माइनस करेंगे तो माइनस 1500 आएगा और नीचे डिवाइडेड बाय 0.1 मौजूद है। ठीक, अगले स्टेप में आ जाए, ये 0.02 अपनी जगह मौजूद है। 1500 को 0.1 से डिवाइड करेंगे तो 15,000 आएगा और माइनस वैसे का वैसे ही मौजूद है। ठीक है जी। और आखिरी स्टेप ये होगा कि आप इस 0.2 को माइनस 15,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 300 न्यूटन आएगा। अब माइनस 300 न्यूटन आपका आंसर है, लेकिन इसमें माइनस भी हमें कुछ बता रहा है। माइनस क्या बता रहा है, याद रखिएगा कि फोर्सेस हमारे पास दो तरह की होती है। हमारे पास एक्सेलरेटेड फोर्सेस होती हैं, एक्सेलरेटेड फोर्सेस होती हैं, और हमारे पास होती है रिटार्डिंग फोर्सेस। रिटार्डिंग फोर्सेस, रिटार्डिंग फोर्सेस को डीसेलरेटिंग फोर्सेस भी कहते हैं। इसमें क्या है, अगर कोई भी फोर्स किसी बॉडी पर अप्लाई हो और वो उसकी स्पीड को बढ़ा दे, तो ऐसी फोर्स को एक्सेलरेटेड फोर्स कहते हैं या एक्सेलरेटिंग फोर्स कहते हैं। और ऐसी फोर्सेस हमेशा पॉजिटिव होती हैं। और अगर कोई फोर्स किसी बॉडी पर अप्लाई होकर उसे रोके, उसकी वेलोसिटी को कम करे, तो इसको रिटार्डिंग फोर्स कहते हैं। और ऐसी फोर्स हमेशा नेगेटिव होती है। तो जब भी कोई फोर्स माइनस में आएगी तो इसका मतलब है वो रिटार्डिंग फोर्स है। और रिटार्डिंग फोर्स का मतलब है कि वो किसी चीज को रोक रही है या स्पीड को कम कर रही है। तो यहाँ पर फोर्स क्या कर रही है, गन हिल रही है और हम गन को हिलने से रोक रहे हैं। तो चूंकि हम रोक रहे हैं इसलिए ये रिटार्डिंग फोर्स है। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या कहा कि नेगेटिव साइन इज ड्यू टू रिटार्डिंग फोर्स, कि यहाँ जो नेगेटिव आ रहा है वो रिटार्डिंग फोर्स की वजह से आ रहा है। तो 300 न्यूटन की फोर्स हम गन पे लगाएंगे और माइनस ये शो कर रहा है कि रिटार्डिंग फोर्स होगी। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर होगा। ठीक है जी, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मुझे रिप्लाई करें आप लोग, क्लियर है आप? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब आप लोग मुझे बता दें, जब सब मुझे बताएंगे कि यहाँ तक नोट कर लिया तो मैं आगे जाऊंगा। सब लोग नोट कर लें, जब मुझे बताएंगे कि कंप्लीट हो गया है तो हम आगे चलेंगे। हाँ, कोई आयशा मुझसे पूछ रही है कि रिटार्डिंग फोर्स और डीसेलेरेशन एक ही है? हाँ, रिटार्डिंग फोर्स को ही डीसेलेरेटिंग फोर्स कहते हैं। ये जो ये जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है इसके दो नाम होते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी कहते हैं और डीसेलेरेशन भी कहते हैं। ठीक है, ठीक। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी कहते हैं और डीसेलरेशन भी कहते हैं। तो जो फोर्स नेगेटिव एक्सेलरेशन क्रिएट करती है उसे रिटार्डिंग फोर्स भी कहते हैं और डीसेलरेटिंग फोर्स भी कहते हैं। तो ये एक ही चीज के दोनों नाम हैं। ठीक है जी। तो अगर आप लोग कर चुके हैं तो हम आगे चलें। हाँ जी, शुड वी मूव फॉरवर्ड? ठीक है जी, लोग मुझे डन का मैसेज कर रहे हैं। तो इफ एनीवन इज लेफ्ट, ओके, निशा कह रही है 1 मिनट। ठीक है निशा, आपको 1 मिनट देते हैं। बेटा सब लोग 1 मिनट रुक जाए, निशा भी काम कर रही है तो हम 1 मिनट में आगे चलते हैं।
ठीक है भाई, अब सबने कर लिया तो हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 8। एन इलेक्ट्रॉन इन अ वैक्यूम ट्यूब स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and after covering a distance of 1.8 centimeter, its speed becomes 6 into 10 power 6 meter per second. Find force on electron. सबसे पहले समझिए वैक्यूम ट्यूब क्या है। सिंपल सी बात है, कोई भी ऐसी ट्यूब जिसके अंदर से आपने एयर को निकाल दिया है तो अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया है, तो ये आपकी हो गई है वैक्यूम ट्यूब। आमतौर पर अगर किसी जगह पे इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हो तो वहां से एयर को हटा दिया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हवा के मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में काफी हल्के होते हैं। तो अगर किसी जगह पर एयर मौजूद हो और वहां पे इलेक्ट्रॉन्स भी चल रहे हो तो फिर वो एयर के मॉलिक्यूल से टकराते हैं तो उनकी मूवमेंट ठीक नहीं हो पाती। तो आमतौर पे कहीं भी इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं तो कोशिश करते हैं कि एयर को वहां से हटा दें, जहां पॉसिबल नहीं हो वहां अलग बात है। तो अब ये कहते हैं कि एक वैक्यूम ट्यूब है, इसमें से हमने एयर निकाल दी है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, वो रेस्ट की कंडीशन से चलना शुरू करता है। फर्स्ट कर लें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, तो शुरू में जब ये रेस्ट में है तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो होगी 0। ठीक है जी, रेस्ट की कंडीशन से इस इलेक्ट्रॉन ने चलना शुरू किया। फिर क्या हुआ, आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1.8 सेंटीमीटर, जहां से इसने चलना शुरू किया था, जब ये वहां से आगे चला गया, इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, s, इसने डिस्टेंस कवर कर लिया 1.8 सेंटीमीटर। तो 1.8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद जो इसकी वेलोसिटी है, इट्स स्पीड बिकम्स 6 into 10 power 6 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो गई 6 into 10 power 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, और ये जो सेंटीमीटर है हमें इसको मीटर में लाना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम इंटरनेशनल में डिस्टेंस मीटर में होता है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर कभी भी सेंटीमीटर से मीटर में लाना होगा तो हम 100 से डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पर 1.8 को 100 से डिवाइड करेंगे। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.018 मीटर हो जाएगा। ठीक है जी, तो एक हमें डिस्टेंस मालूम है, दूसरा हमें इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, तीसरा हमें फाइनल वेलोसिटी मालूम है। चौथी बात यह है कि एग्जाम में आमतौर पे ये होता है कि अगर कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल हो जिसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का तस्करा हो तो वो उसका मास बता देते हैं। ये कांस्टेंट्स होते हैं, बुक में नहीं बताया गया लेकिन एग्जाम में बता देते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो 9.1 इंटू 10 पावर -31 kg होता है। ये एक कांस्टेंट है, दुनिया में जितने इलेक्ट्रॉन है हर इलेक्ट्रॉन का इतना ही मास होता है। और प्रोटॉन का वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, किसी सवाल में कभी आ जाए तो 1.67 इंटू 10 पावर -27 kg ये प्रोटॉन का मास होता है। इस क्वेश्चन में तो इसका तस्करा नहीं है, मैंने लाइन लगा दी है, लेकिन वैसे ही आपको बताया है। ठीक है जी, तो अब इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन का मास, एक चीज हमें ये पता है, दूसरी चीज इनिशियल वेलोसिटी पता है, तीसरी चीज फाइनल वेलोसिटी पता है, चौथी चीज हमें इसका डिस्टेंस पता है। अब ये कहते हैं कि फाइंड फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। तो डेफिनेटली बेटा ये इलेक्ट्रॉन पहले रेस्ट में था तो खुद से तो आगे नहीं जा सकता, तो डेफिनेटली कोई फोर्स इस पे अप्लाई हुई होगी। तो जो फोर्स इस पे अप्लाई हुई होगी वही फोर्स हमें मालूम करनी है। तो अगर अब हम इस लिहाज से इसका डाटा बनाते हैं तो देखिए जो मैंने आपको बताया है डाटा इसी तरह से आपके सामने है। ठीक है जी, आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन का मास आ गया, ये इनिशियल वेलोसिटी आ गई, ये फाइनल वेलोसिटी आ गई, ये डिस्टेंस आ गया और फोर्स हमें निकालनी है। ठीक है जी, अच्छा अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इस सवाल को हम पूरा समझ लेते हैं फिर आपको नोट करने का टाइम दे देंगे। कैलकुलेशन में जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि हमें जब निकालनी है फोर्स तो हमें यही F इज इक्वल टू एम ए अप्लाई करना पड़ेगा। जब हम F इज इक्वल टू एम ए अप्लाई करेंगे तो m यानी मास तो हमारे पास है, ये तो है हमारे पास, लेकिन हमारे पास ये एक्सेलरेशन नहीं है। अब जब एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं है तो देखिए ये तीन चीजें हैं। अच्छा यहाँ पे मैं s लिखना भूल गया हूँ, वो आपको खुद लिख लीजिएगा, ये है डिस्टेंस s, मैं लिखना भूल गया। तो हमारे पास देखिए तीन चीजें हैं, हमारे पास vi है, हमारे पास vf है और तीसरी चीज हमारे पास s है। तो अब हम इन तीन चीजों की मदद से एक्सेलरेशन निकालेंगे। हम क्या करेंगे, हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, मैट्रिक में पढ़ के आए हो। ठीक है जी, आप ये अप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, ये vf और vi दोनों चीजें आप यहाँ रखोगे और ये जो डिस्टेंस है ये आप यहाँ रखोगे, तो इसमें से सॉल्व करके a निकल जाएगा।
एक्सेलरेशन आप निकालोगे। ठीक है, तो आप देखें ऐसे ही हमने निकाला है, ये आप देखिए हमने थर्ड इक्वेशन लगाई। आप देखें इसमें वैल्यूज हमने किस तरह रखी है, जरा इसको समझ लीजिए पहले। आप पहले पूरा समझेंगे, अभी नोट नहीं करेंगे। ये थर्ड इक्वेशन लगाई, ये देखें एस की वैल्यू आ गई 0.018, फाइनल वेलोसिटी 6 × 10⁻6 और इनिशियल वेलोसिटी 0। जब आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए जब आप इस 2 को 0.018 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.036 हो जाएगा और ये a अपनी जगह मौजूद है। फिर उसके बाद जब आप 6 × 10⁻6 का स्क्वायर करेंगे, देखिए 6 × 10⁻6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा कि देखिए 6 के स्क्वायर का तो मतलब ये है कि 6 × 6 तो 36 हो गया। और जब पावर पे पावर होती है तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। 10 की पावर 6 के स्क्वायर का मतलब है कि 6 के ऊपर 2 पावर है तो 6 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 10 की पावर हो जाएगी 12। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या आ गया, 36 × 10⁻12 आ गया और माइनस 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। और जब आप अगले स्टेप में जाएंगे तो फिर क्या होगा कि ये 0 माइनस होकर खत्म हो गया, तो राइट साइड पर 36 × 10⁻12 होगा और लेफ्ट पर 0.036 होगा। ठीक है जी। अब ये जो 0.036 है ये a से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको राइट पर ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। और जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 1 × 10⁻15 आएगा। अच्छा, ये आप कैसे करेंगे, इसके लिए आप कैलकुलेटर यूज करेंगे। और कैलकुलेटर अगर आप लोगों के पास नहीं है तो साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लें, लेकिन कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज्यादा महंगा वाला लेने की जरूरत नहीं है। आपको फर्स्ट ईयर में जो चीजें चाहिए होंगी उनमें आपके कैलकुलेटर में साइन, कॉस और टेन होना चाहिए, बाकी लॉग वगैरह होना चाहिए और स्क्वायर और रूट्स होने चाहिए। वो नॉर्मल सा आपका जो कैलकुलेटर है वो आपका काम दे जाएगा इसमें। जब आप कैलकुलेटर और अगर आपके पास है तो देखिए आपके कैलकुलेटर में एक स्विच होगा जिस पे लिखा होगा EXP, एक्सपोनेंट, ये होगा स्विच। और अगर आपके कैलकुलेटर में ये वाला स्विच नहीं है तो फिर आपके कैलकुलेटर में ये होगा जिसके ऊपर ऐसे लिखा होगा 10⁻x, ये होगा। ठीक है जी, इनमें से कोई ना कोई होगा। और किसी किसी में आजकल ऐसा भी आता है जिसमें ऐसे ई लिखा हो, ये भी किसी किसी में आ जाता है। इन सब का मतलब एक्सपोनेंट ही होता है। अब आपने अगर अपने कैलकुलेटर में 36 × 10⁻12 लिखना है तो आप क्या करेंगे, आप पहले कैलकुलेटर में अपने लिखेंगे 36 और 36 लिखने के बाद ये स्विच है या ये है या ये है, इसको प्रेस करेंगे। और इसको प्रेस करने के बाद जैसे ये वाला स्विच आपने मिसाल के तौर पर प्रेस किया, ये स्विच आपने प्रेस किया 36 एक्सपोनेंट, और ये करने के बाद फिर आप लिखेंगे 12। तो इसका मतलब है आपके कैलकुलेटर में ये फीड हो गया 36 × 10⁻12। उसके बाद आप उसको जैसे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 0.036 करेंगे तो आपका कैलकुलेटर आपको ये वैल्यू दे देगा। ठीक है जी, तो इस तरह से आप उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास एक्सेलरेशन आ गया, ये एक्सेलरेशन आ गया और ये मास ऑलरेडी मौजूद है। अब हम इन दोनों चीजों को इक्वेशन 1 में यहाँ रख देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसके बाद हमने कोऑर्डिनेट इक्वेशन 1 किया। जब इक्वेशन 1 में रखेंगे तो आप देख सकते हैं ये m आ गया 9.1 10⁻−31 इंटू ये a आ गया। अब ये वाला स्टेप तो बगैर कैलकुलेटर के भी हो जाएगा। कैसे होगा बगैर कैलकुलेटर, कैसे होगा कि देखो 9.1 जो है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 9.1 आ गया। और ये देखो 10⁻−31 है, ये 10⁻15 से मल्टीप्लाई होगी। देखो 10⁻−31 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 10⁻15 से, तो ये आपने मैट्रिक्स में पढ़ा होगा कि जब बेस सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती है। जैसे 10⁻−31 है, इसका बेस 10 है, और 10⁻15 है, इसका बेस भी 10 है। तो क्या होगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी 10⁻−31 में 15 क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कहीं पर है एक्स स्क्वायर और आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो एक्स क्यूब से, अब देखो बेस सेम है, ये भी एक्स है ये भी एक्स है, तो क्या होगा एक्स की पावर 2 + 3, इसका मतलब है एक्स की पावर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो यहाँ पर 10⁻−31 और 10⁻15, तो क्या होगा 10⁻−31 में +15 होगा तो -16 बचेगा। तो आप देखिए मैंने क्या लिखा है 9.1 × 10⁻−16, ये इसका आंसर होगा। अब आप सब मुझे ओके करेंगे, आपको समझ में आ गया तो फिर आपको मैं ये पूरा काम करने के लिए 5 से 6 मिनट दूंगा, 5 मिनट दूंगा आपको, मुझे ओके करें आप। क्लियर है सब लोग? ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है, ओके।
हाँ भैया, मुझे कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने कर लिया है, डन का मुझे मैसेज आ रहा है, बता दें मुझे। हाँ भाई, मेरे ख्याल से सबने ही कर लिया है। ओके, सो आई एम मूविंग फॉरवर्ड। इफ एनीवन इज लेफ्ट प्लीज इन्फॉर्म, अदरवाइज आई एम मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है बेटा, शुड वी गो अहेड, आगे चलें? अच्छा, बुशरा कह रही है वेट सर, ठीक है भाई।
ठीक है भाई, अब कर लिया इन्होंने भी, तो हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब आपके सामने अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। A car weighing 9800 Newton is moving with a speed of 40 km per hour. On the application of brakes, it comes to rest after moving 50 meter. Find force on it. ठीक है जी। अब ये कहते हैं कि एक कार है, ये इसका वेट गिवन है, कार का वेट जो है ये 9800 न्यूटन है। ठीक है जी, 9800 न्यूटन इस कार का वेट है और ये जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से। तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है ये 40 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है जी, 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से जा रही है। इसमें ब्रेक से अप्लाई किए जाते हैं तो कुछ आगे जाके ये रुक जाती है। जब ये कुछ आगे जाके रुक जाती है तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाएगी 0। अच्छा, कितना आगे जाके रुकेगी? 50 मीटर मूव करने के बाद रुकेगी। ये हो गया इसका डिस्टेंस, s इज इक्वल टू 50 मीटर। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये मैट्रिक में भी आप लोग करते थे कि अगर वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, आप कैसे करते थे मैट्रिक में? किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है जी, और 3600 से डिवाइड करते हैं। मेरे ख्याल है आपको याद होगा। तो 1000 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और नीचे 3600 से क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। तो इसको हम इस तरह करेंगे तो ये वेलोसिटी हमारी मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगी हमारी मीटर पर सेकंड। और अभी आप इसको देखिएगा, आप इसको कैलकुलेटर से करेंगे तो ये 11.11 आएगी। अभी मैं आपको बता दूंगा, ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। अब ये कह रहे हैं कि उस पर अप्लाई होने वाली फोर्स निकालो। ओके, और ये जो हमें वेट दिया हुआ है ना कार का, तो जब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे, जब हम इस क्वेश्चन को वो करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमें कार का मास चाहिए होगा। तो आपको पता है कि देखो W इज इक्वल टू mg होता है। सही है भाई, W इज इक्वल टू mg होता है। तो अगर आप g को दूसरी साइड पे ले आए तो W अपॉन g जो है वो m हो जाता है। तो किसी भी चीज का मास निकालना हो तो वेट को g से डिवाइड करते हैं। अब वेट इसका देखो कितना है, वेट है इसका 9800 न्यूटन। तो 9800 न्यूटन इसका वेट है और ये g रखोगे आप 9.8। तो जब आप 9.8 से डिवाइड करोगे तो 1000 kg जो है ये कार का मास है। ये हमें सॉल्व करने के लिए चाहिए। तो अब मैं आपको जैसे बता रहा हूं आप देख सकते हैं। ठीक है जी, आप देख सकते हैं कि ये जैसे मैंने आपको बताया, ये मैंने कार का मास निकाल लिया W अपॉन जी से। ठीक है, W इसका 9800 है, G से डिवाइड किया, 1000 kg इसका मास आ गया। इनिशियल वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर, जैसे मैंने बताया था 1000 से मल्टीप्लाई किया, 3600 से डिवाइड किया, तो ये 11.11 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। फाइनल वेलोसिटी इसकी 0, 50 मीटर का इसने डिस्टेंस कवर किया है और हमें इसकी फोर्स निकालनी। ठीक है, तो जैसे कि हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वही हम देखें। आप फोर्स निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे? F इज इक्वल टू एम ए लगाएंगे। ये M चाहिए हमें, ये आ गया कार का मास। ये M मैंने इसलिए पहले ही निकाल लिया है क्योंकि M चाहिए होगा और A चाहिए। तो आप देखिए वही तीन चीजें, VI, VF और S। ठीक है, यहाँ पे मैं भूल गया हूँ S लिखना, पता नहीं क्यों मैं भूल रहा हूँ, यहाँ S लिख लीजिए, ये S है। अब ये तीन चीजें, तो वैसे ही थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, ये अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये S यहाँ पे आ जाएगा, S पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल पता है, यहाँ से एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने थर्ड इक्वेशन लगाई। तो ये आपके सामने मैंने थर्ड इक्वेशन लगाई है। ये S आ गया 50, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 11.11। जब ये 52 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 100 आ जाएगा और A अपनी जगह मौजूद है, और ये 0 का स्क्वायर 0 होगा और 11.11 का स्क्वायर करेंगे तो 123.43 इसका स्क्वायर आएगा। आगे जब आप चलेंगे तो जब आप ये 0 में से माइनस करेंगे तो ये माइनस का 123.43 बचेगा और ये 100A है। और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि ये जो 100 है इसको आप राइट पर ले जाएंगे तो ये जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह इसका एक्सेलरेशन जो है वो माइनस 1.234 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। ये एक्सेलरेशन माइनस में आ रहा है तो ये एक्चुअली नेगेटिव एक्सेलरेशन है, यानी ये रिटार्डेशन है या डीसेलरेशन है। क्यों? इसलिए कि कार आगे जाके रुक रही है, ब्रेक से अप्लाई कर रहे हैं, रुक रही है, तो इसलिए स्पीड इसकी कम हो रही है, तो इसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। ठीक है जी, तो ये हमें इसका ए पता चल गया
और ये हमने m ऑलरेडी निकाला हुआ था। अब हम इक्वेशन 1 में जो है इसकी वैल्यू रख देंगे, पुट कर देंगे इसको इक्वेशन 1 में। तो आप देखिए ये इक्वेशन 1 में पुट किया है, 1000 kg मास, ये एक्सेलरेशन, तो माइनस 1234 न्यूटन आ जाएगा। और नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि ये कैसी फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स है, ये इसका आंसर है। ओके जी, तो आप मुझे ओके कर देंगे, आपको समझ आ गया तो मैं आपको 5 मिनट्स दूंगा, आप ये काम करें। ठीक है, मुझे रिप्लाई कर दें, क्लियर है आप लोग? ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है बेटा, तो आपके पास 5 मिनट्स है। और हमारी हमारी जो आज की क्लास है, हमारी आज की क्लास खत्म होने में भी 5 या 6 मिनट है, लिहाजा मैं आपको 5 मिनट्स दूंगा। और जब ये क्वेश्चन आप कर लेंगे तो 5 मिनट्स के बाद मैं आपसे पूछूंगा, तो हमारी आज की क्लास यहाँ पे कंप्लीट होगी, फिर बाकी हम इंशाल्लाह कल करेंगे। तो आपके पास 5 मिनट्स हैं, आप स्टार्ट करें काम। हाँ बेटा, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि हमने कर लिया है, तो बेटा जिन लोगों ने कर लिया है तो आप बिल्कुल लीव कर सकते हैं। एक या 2 मिनट रह गए हैं, अगर कर लिया है तो आप बिल्कुल लीव कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आज क्लास में जरा तमाम बच्चे की बात सुन लें कि आज क्लास में थोड़ा 7-8 मिनट में लेट हो गया था, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कल आप देर से आएंगे, आप बिल्कुल अपने टाइम पे 4 बजे आए।
इंशाल्लाह क्लास बिल्कुल ठीक 4 बजे स्टार्ट होगी। आज कुछ थोड़ा सा इश्यू हो गया था जिसमें 6-8 मिनट हमारे लग गए। ठीक है, तो कल बिल्कुल 4 बजे क्लास में आप अवेलेबल रहिएगा। ठीक है जी, तो मेरी तरफ से जिन लोगों ने कर लिया है उनको अल्लाह हाफिज, और जो कर रहे हैं तो अभी 1 से 2 मिनट ये स्लाइड लगी हुई है तो आप अपना काम कर सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं। ठीक है जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज, तमाम बच्चों को अल्लाह हाफिज मेरी तरफ से। ठीक है जी, निसा, आयशा, बुशरा, जोहा, आयशा, खुर्रम, तमाम लोग को अल्लाह हाफिज। ठीक है जी, हुमा, अल्लाह हाफिज। ओके, अब बेटा अगर कोई रह गया है तो अब मैं बिल्कुल लीव कर रहा हूँ, आखिरी 10 सेकंड्स हैं। अगर कोई रह गया है तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, मैं जा रहा हूँ, आई एम लीविंग।